तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से होती है उतना ही अंदर एक इमेज जनरेट होता है। हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो हमारे साथ आप बने रहिए और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी इसके डायग्राम है वो आपको क्लियर हो सके, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को आगे। तो हमारी पहली हेडिंग आती है प्रकाश। प्रकाश में हम समझते हैं प्रकाश होता क्या है। देखिए प्रकाश वही होता है द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। आज अगर हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, तो मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर किसी वजह से, लेकिन अगर आप किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं उसका मेन रीजन होता है प्रकाश। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तभी वो वस्तु आपको दिखाई देगी, अर्थात नहीं दिखाई देती है। देखिए तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा क्या होती है? जब आप रिमोट देखेंगे तो रिमोट में आगे एक बल्ब लगा होता है, इससे क्या होती है? एक रेडिएशन एनर्जी है ना। वो एनर्जी क्या करती है? उस टीवी से डायरेक्ट कनेक्ट होती है ना। लेकिन प्रकाश भी रेडिएशन एनर्जी होती है। जैसे अगर आपको देखा होगा कभी तो रिमोट आपका खराब हो जाता है, दुकान में लेने जाते हैं तो चेक, टीवी तो लेके जाते नहीं है, तो भैया टीवी लेके चलो चेक कर। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन का कैमरा ऑन करते हैं और रिमोट को दबा के चेक करते हैं। जिससे क्या होता है, जो एनर्जी निकलती है उसमें दिखाई देती है। कई बार ग्रीन लाइट जलती है, कई बार बैगनी कलर की लाइट जलती है, हमें दिखाई दिया जाता है। ठीक है, तो यही हमारी होती है विकिरण ऊर्जा। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है, किंतु ये जिस वस्तु पर रिफ्लेक्ट होती है, जिस वस्तु पर पड़ती है, वो वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। अब अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए पूरे, अगर एक बड़ा सा हॉल है, अगर पूरे हॉल में बहुत अंधेरा है, बहुत भयंकर अंधेरा है, आप छोटी सी टॉर्च लेके आए और इस कोने पे लाइट लगाए तो क्या आपको इस कोने की वस्तु दिखेगी? क्या उस कोने की वस्तु दिखाई देगी? नहीं। लेकिन जब आप किरण टॉर्च को उस कोने में लगाएंगे तब उस कोने की वस्तु दिखेगी, पर इस कोने की वस्तु नहीं दिखेगी। यानी कि हम एक बात समझ पा रहे हैं, जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है। जिस वस्तु पर पड़ती है वो वस्तु हमें दिखाई देती है। निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है तथा दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, एंगस्ट्रॉन तक होती है। और प्रकाश के चाल के बारे में 1676 ईस्वी में ओले रोमन ने बताया। याद रहेगा आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हेडिंग क्या कहेंगे? अगली हेडिंग आती है वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन सी होती है? दीप्त और अदीप्त, यानी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। दीप्त क्या होती है? वे वस्तु जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं सूर्य, है ना। और अगर ट्यूब लाइट, बल्ब इत्यादि जितनी भी चीजें इसमें अंदर प्रकाश होता है, जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो प्रकाश देने लगता है ना। आप सूर्य को भी देखे होंगे। लेकिन अदीप्त की बात करेंगे तो अदीप्त क्या होता है? जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ये किसी और से प्रकाश लेकर स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। जैसे चंद्रमा, भूगोल वगैरह पढ़ाओ कि चंद्रमा जो होता है प्रकाश उत्पन्न करता है किसके द्वारा? सूर्य से प्रकाश लेके। ऐसे ही आप बात करेंगे तो जितनी भी दीवार है, कुर्सी है, मेज है, ये पेन है, या जितनी भी चीजें हैं, ये सारी अदीप्त के अंतर्गत आती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, एग्जाम्पल और आपके अंदर दीप्त और अदीप्त की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कह रहा है प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लाइट, यानी कितने गुण होते हैं प्रकाश के। तो गुण नंबर 1 बेटा, जैसे आपके अंदर कितने गुण हैं आपको खुद ही पता होगा आजकल, है ना। नंबर 1, तो प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। यानी प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? वे तरंगे जिनके अंदर क्या होता है? विद्युत और चुंबक दोनों का गुण होता है। ऐसा मतलब आपको बता रहा है केवल, लेकिन इसकी डिफरेंसेस अलग होती है थोड़ी सी, तो उसके लिए आपको इंटरनेट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। फिर नंबर 2, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सूर्य को, मतलब सूर्य से प्रकाश जब आता है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर रोज सूर्य से प्रकाश आता है लगभग, है ना। ये हमारे पास अगर सूर्य है तो यहाँ पृथ्वी पर रोज प्रकाश आता है, पर प्रकाश के बीच में इसके कोई माध्यम नहीं है। तो कोई माध्यम ही नहीं है, फिर भी प्रकाश आ रहा है। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, हमारी तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति f तथा चाल c में अगर हम संबंध की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है c बराबर f लैम्डा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास इसका न्यूमेरिकल जरूर आता है। अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल भी इसका बताएंगे आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने पॉइंट्स हम आपको बताते जाएंगे उतने पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो कुछ भी
ऐसा न्यूमेरिकल में मिस नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चों को अक्सर सिर्फ न्यूमेरिकल से डर लगता है, भाई साहब न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत कीजिएगा, न्यूमेरिकल गारंटी मेरी एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रकाश सरल रेखा में चलता है। किसमें चलता है? प्रकाश से सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा, मतलब कि अगर सूर्य से निकला भाई साहब सीधे पृथ्वी के पास चला, बीच में रास्ता नहीं भटकता है। जैसे कि आजकल के बच्चे चाहे रास्ता भटक जाते हैं, घर से निकले पर कोचिंग नहीं पहुंचे, स्कूल नहीं पहुंचे, बीच में रफू चक्कर। और प्रकाश सीधा साधा बच्चा भैया सरल रेखा में चलता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बात करते हैं अगली हेडिंग की, प्रकाश का परावर्तन। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटे में लोग बहुत इससे खेला करते थे, शायद आपने खेला है कि नहीं खेला, पर हमने तो खेला है कि हम लोग छोटे में जब एक शीशा ले लिया करते थे, और शीशा ले लेते थे और ऐसे धूप में दिखाते थे, तो सूरज का प्रकाश पड़ता था, वो उधर ऐसे बनता था उसका प्रतिबिंब, फिर कहते थे पकड़ो उसको, है ना, तो मजा करते थे। फिर उसको थोड़ा ऊपर चुकाया, कोई पकड़ने का प्रयास करता, बच्चों को उल्लू बनाएगा, छोटे बहुत उल्लू बनाएगा। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिश धातु से टकराती है, पॉलिश धातु आपने शीशा देखा होगा, चिकना होता है, नीचे से पॉलिश लगी होती है ना शीशे में, तो चिकने या पॉलिश धातु से टकराता है तो अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, वापस लौटने की ही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, बस एक नियम जानने के बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रहेगा। ठीक, ये डायग्राम इसका रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? परावर्तन के नियम। भाई साहब परावर्तन के मुख्य कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक, नंबर 1, अब देखिए हमने क्या बताया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, अब देखो आपतित किरण क्यों बोलेंगे भाई? आ रही है, क्या हो रही है? आ रही है, आने वाली हो गई आपतित, और यहाँ पे टकराएगी, टकराने को यहाँ बोलते हैं परावर्तन। यहाँ पे परावर्तित हो गई है, क्या हो गई? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये मिलती है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक, ये हो गया अभिलंब। ठीक, तो अगर अब इसके नियम की बात करेंगे तो बहुत सिंपल है भाई साहब। आपके सामने चित्र बना हुआ, चित्र से 1 सेकंड में याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। अब देखो ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन, इसको एंगल आई से नोट करते हैं। अब ये परावर्तित होती है, यहाँ पे परावर्तक कोण बनेगा, परावर्तक या परावर्तन कोण। ठीक है भाई साहब, ये एंगल आर बन जाएगा, है ना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, याद रहेगा। आपतन कोण सदैव किसके बराबर रहता है? परावर्तन कोण के बराबर रहता है। नियम नंबर कौन सा हो गया भाई साहब? तो दोनों नियम अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन समझो पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसमें आ जाता है? ऑब्जेक्टिव में। क्या क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, कैसे आपतित होती है? अभिलंबवत। क्या होती है? आपतित होती है, ठीक है, अभिलंबवत आपतित होती है। अगर देखो प्रकाश किरण आई, अभिलंबवत आ गई, कैसी आ गई? इधर नहीं जाएगी, पॉलिश लगी होती है, ठीक है, अभिलंबवत आई तो आपतन कोण का मान व परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो देखिए मेरे साथ, अब अगर प्रकाश किरण हमारी किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आई, नीचे तो मान लो पॉलिश लगी होगी तो किरण उधर तो जाएगी नहीं, यहीं पे आ रही है, तो क्वेश्चन ये पूछता है आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? या तो केवल ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई साहब अगर प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आ रही है, बताओ चाहे टकरा कर मान लो जा रही, वापस जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं, लेकिन परावर्तन होगा कि नहीं होगा ये भी पूछ लेता है। क्या पूछता है? परावर्तन होगा कि नहीं होगा। तो देखो पहले ये बताना है
तो हमने परावर्तन के बारे में क्या पढ़ा भैया, टकरा कर वापस जाना ही परावर्तन कहलाता है। टकरा कर वापस जाना परावर्तन कहलाता है। सिंपल सी बात है भैया, चाहे लंबवत है चाहे टेढ़ी है, पर टकरा कर तो ये वापस जाएगा, इसे आएगी और इसे टकरा कर वापस चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अ परावर्तन इज अ पॉजिटिव, है ना। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती तो ये परावर्तन तो होता है, ठीक, क्योंकि परावर्तन का मतलब टकरा कर वापस जाना। अब हमने पूछा है आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात अगर आप समझो, हम अगर आपतन कोण बनाएंगे, आपतन कोण कैसे बनेगा, जो आपतित किरण थी उसके बीच अभिलंब डालते हैं, आपतित किरण और अभिलंब डालते हैं इसके बीच में। तो बच्चा ये बताओ, किरण ही लंबवत आ रही है, किरण भी क्या आ रही है लंबवत, और उसमें अभिलंब भी लंबवत डाल देंगे, एंगल बनेगा कुछ नहीं बनेगा। तो एंगल कितना हो गया भाई साहब, 0। आर का मान भी 0, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है, तो यहाँ पर बसा लेना भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि परावर्तन के प्रकार। भाई परावर्तन कितने प्रकार का होता है हमारा, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कौन सा होता है हमारे पास, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो रेगुलर और इरेगुलर यानी कि नियमित अनियमित ही बोल सकते हैं आप। तो नियमित परावर्तन हमारा क्या होता है, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरण समतल पृष्ठ से टकरा कर किसी निश्चित दिशा में जाती है। टकरा कर क्या होती है, निश्चित दिशा में जाती है, इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है और सभी दिशाओं में फैल जाती है, इसे प्रकाश का विसरित यानी कि अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, कैसे समतल पृष्ठ से टकराती है तो वो निश्चित दिशा में जाती है, इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। और जब किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो सभी दिशाओं में फैल जाती है, इसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन यानी विसरित परावर्तन। ठीक है, दोनों के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, टकराया और निश्चित दिशा में गई, टकराया और सभी दिशाओं में फैल गई। इसी से हमारे पास 2 प्रकार। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आगे बात करते हैं भाई साहब प्रतिबिंब की, इमेज। दिन भर निहारते रहते हैं लड़के और दिन भर, कभी यहाँ आए, लड़के भी देखते हैं। ठीक है, दिन भर शीशा को ताकते रहते खुद को सांझ समय। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, भाई साहब मान लो ये वस्तु है हमारी, नहीं ये वस्तु है ना, हमने क्या किया, दर्पण के सामने रख दिया, तो दर्पण में क्या बन गई, इसकी आकृति बन गई। दर्पण में क्या बनी, आकृति। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस पर बनी आकृति क्या कहलाती है, हमारी प्रतिबिंब। क्या कहलाती है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। किससे डिनोट करते हैं इसको, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। अब भाई साहब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी नंबर में क्वेश्चन आया। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिस प्रतिबिंब को क्या करते हैं, दर्पण में हम प्राप्त कर सके। क्या कर सके, जैसे कि अगर इस लड़की को हमने सामने खड़ा कर रखा है तो इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, दर्पण में मिल रहा कि नहीं मिल रहा है भाई साहब, है ना। यस या नो, आए समझ में। तो वो ठीक, यानी जिस प्रतिबिंब को दर्पण में प्राप्त कर सके उसे वास्तविक, और जिसे प्राप्त नहीं कर सके उसे बोलते हैं आभासी। एग्जाम्पल दे दो भाई सबने, है ना। देखो एग्जाम्पल, भैया लड़की खड़ी थी सामने, प्रतिबिंब बन गया। अगर ये मंजुलिका को खड़ा करते हैं, तो जानते ही होगे तुम, है ना। मंजुलिका हो गई और चंद्रमुखी वगैरह जब सामने खड़ी होती, शीशे के देखा होगा तो पिक्चर वगैरह, तो कोई इमेजेस का जनरेट नहीं होता है। यानी कि ये सारा कैसा बनाती है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो शीशे में तो कोई दिखाई नहीं देगी। यानी कि जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो वो वास्तविक, जिसका ना प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे, आभासी। चलिए एक बार हम दूसरी परिभाषा को समझते हैं। ठीक, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण। बिंदु वस्तु का मतलब क्या होता है, जैसे वस्तु है तो हम पूरी वस्तु से तो बेटा अनंत किरणें चलती हैं, किरणें चलती हैं। अब हम अनंत किरणों को लेके क्या करेंगे, है ना, हमें तो कोई मतलब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट से बात करते हैं। पॉइंट मतलब एक बिंदु, है ना, एक बिंदु, उसको वस्तु का बिंदु है ना, बिंदु वस्तु है। क्या बोलेंगे, वस्तु का बिंदु है तो क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण और दर्पण से, किसे, दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि यहाँ पढ़ेगा किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा यहाँ तक। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो भाई साहब देखो लड़की के प्रति बन रहा है, लेकिन आपने इसको भी देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कई लोग इसको मैच वगैरह लगा के लगता है वहीं पे फील कराते हैं। आजकल तो गेम वगैरह भी लोग कराते हैं, कुर्सी में बैठ जाएंगे, इसको लगा लेंगे, फिर ऐसे हिलता है, लगता है ओरिजिनल हो रहा है ना, पर लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, सब आभासी होता है। और आपको लगेगा खाई में गिरने जा रहे हैं, शेर पीछे आ रहा है, विराट कोहली से मिल रहे हैं, ये सब इसमें वर्चुअल में दिखाया जाता है, पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रियल प्रतिबिंब होगा जो हमें वास्तव में दिखाई दे रहा है, ये हमारा वर्चुअल प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिखाई दे रहा पर है नहीं वास्तव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात आती है हमारे दर्पण की। दर्पण होता क्या भाई साहब, बहुत देर से तो दर्पण दर्पण अच्छी लग रही है मेरी फोटो, ऐसे फोटो लगा दिया जैसे शहीद हो गए आप, एक माला और बना दी जाए, वाह। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर दर्पण की बात करें भाई साहब, दर्पण होता क्या है, तो आपने जैसे कांच का एक पृष्ठ ले लिया, मान लो हमने कांच की प्लेट ले ली पतली सी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, उसको ऐसे रख दिया, ठीक, और उसकी जब कांच की एक प्लेट ली और उसके एक साइड में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पॉलिश कर दी। जब हमने क्या किया, कांच की प्लेट के एक भाग पे, कांच की प्लेट के एक भाग पे क्या करते हैं, पारे की कलई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कलई, या फिर क्या कर सकते हैं, चांदी की कलई कर दो, कर दो चांदी की, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दर्पण। यानी कि जो आप शीशा दिन भर निहारते हो ना बेटा, जब हम एक शीशा लेते हैं कांच का, उसके पीछे क्या कर देते हैं, पारे की कलाई या चांदी की कलाई, दोनों में से कोई एक, कलाई का मतलब होता है लेप लगा देना, गोल टाइप का लगाया जाएगा, ठीक है, लगा देते हैं, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, रेड ऑक्साइड का लेप। और रेड ऑक्साइड क्यों लगाते हैं, ताकि भाई पारे की कलाई जो चांदी की कलाई बहुत ही पतली होती है, ठीक है, इजिली वो छूट सकती है, उसको छूटे ना, ठीक, छूटेगी नहीं तो क्या करेंगे, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, ठीक है। कई बार लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब बहुत समय तक, लंबे समय तक दर्पण का यूज करते रहते हैं शीशे का, तो उसके पीछे की पॉलिश करके छिप जाती है, कुछ लग गया तो उखड़ जाती है, देखना वहां से दिखना हमें बंद हो जाता है, वहां से आर पार दिखने लगता है ना, देखा होगा शायद, ठीक। तो कितने प्रकार का होता है दर्पण भैया, दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो समतल दर्पण हमारा क्या होता है, ठीक, इसी में बता देते हैं आपको पहले तो, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या था, अभी भी कांच का पृष्ठ लिया था, कैसा लिया था नहीं पता, किसी शेप को होता है, टूटा सा हो, ऐसा टेढ़ा बकोला हो, है ना, और टेढ़ा बेड़ा है, किसी प्रकार का है। अब हम लेंगे कैसा लेंगे भैया, कांच का समतल पृष्ठ लेंगे, कैसा लेंगे, समतल, ठीक है। जब कांच के समतल पृष्ठ के एक भाग, कांच के समतल पृष्ठ के एक भाग पे पारे या चांदी की कलाई कर देते हैं, पारे या चांदी की कलाई कर देते हैं और रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, इसे बोलते हैं दर्पण, यानी समतल दर्पण, याद रहेगा। तो भाई साहब गोली दर्पण क्या होता है, आओ गोली दर्पण की बात कर लेते हैं। ये अपने बनाया खोखला गोला, कैसे गोला लिया, खोखला, खोखला क्या होता है, जैसे ये दिमाग है ना, अंदर से तो खोखला ही है ना बेटा, ठीक है। तो खोखले गोले की अगर हम बात करेंगे तो जब किसी कांच के, क्या का ये कांच का है और ऐसा है खोखला है, तो किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, क्या बोलेंगे, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग क्या कहा जाता है, गोली दर्पण। मतलब देखा होगा जैसे बलून होता है ना, बलून अंदर से हवा भरी होती है, ऊपर से केवल कवर होता है ना, अंदर से तो खोखला होता है। या फिर एक गोला आपने देखा होगा, नाटक आता था छोटे में कार्टून, जिसमें आंटी जादूगरनी बनती चुड़ैल, जो एक गोले में से हाथ फेरती थी, उसमें जादू दिखता है, लोगों को भविष्य दिखाती थी, देखा होगा। तो उसी गोले को अगर आप बीच से काट दे, क्या कर दे, काट दे, तो उसे क्या बोलेंगे, गोली दर्पण, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है, ठीक। तो जैसे हमने गोली दर्पण को काटा तो ये दो भागों में तब्दील हो गया, एक हो गया उत्तल और एक अवतल, तो गोला पूरा हमारा इसी था भाई साहब, है ना, मान लो, ठीक। और हम यहाँ से मिटा देते हैं, उसको काट दिया बीच, है ना, ये हमारा बन गया दर्पण। लेकिन दर्पण अच्छा ही लगा, थोड़ा सही से बनाया जाए, है ना, तो ये हमारा बन गया दर्पण, है ना।
अब दर्पण में लगा देते हैं पॉलिश। क्या लगा देते हैं? और पॉलिश हमेशा बेटा आप जब लगाएंगे तो हमेशा दाएं साइड से। कहां से लगाएंगे? बहुत बच्चा गलत कर देता है पेपर में। जब हम बोर्ड एग्जाम वगैरह की कॉपी कई बार देखे हैं और कई बार अक्सर मान लो स्कूलों वगैरह में भी हम लोग कॉपी देखते रहते हैं, दर्पण कभी पॉलिश इधर लगा कभी उधर लगा, उनका सब्जी में नहीं आ रहा कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल। आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब तक कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे नहीं तब तक चीजें हमेशा मिस रहेंगी, है ना। तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कि पॉलिश कहाँ लगाते हैं? हमेशा दाएं साइड। कहाँ लगाते हैं पॉलिश? हमेशा दाएं साइड। याद रहेगा। कहाँ पे? दाएं में लगाओगे तो दाएं साइड में पॉलिश लगाया आपने, इधर किसमें लगाया? दाएं साइड में। भाई साहब ये बन गया अवतल, ये बन गया हमारा उत्तल, ठीक है। ये किरण दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण, वो बन गया सॉरी वो बन गया उत्तल, ये बन गया अवतल। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो उत्तल होता क्या है, ठीक। अब देखो यहाँ पर लगी हुई है पॉलिश। तो तुमने कभी शीशा अगर देखा हो ध्यान से, तो जिस साइड में पॉलिश लगी होती है वहां से परावर्तन होता है। वहां से देखते हो क्या? कहां से देखते हो? उसे दूसरी साइड से शीशा देखा जाता है, पॉलिश वाले साइड से कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ से होगा, तो जहां से पॉलिश है उसको बोलते हैं, जिस इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। यहाँ से परावर्तक हो रहा है, परावर्तक तल। तो जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, क्या होता है? इसका परावर्तक तल दबा होता है, ठीक है। दबा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल। ऊ मतलब उठा हुआ, जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है। जिसका परावर्तक तल क्या होता है? उठा हुआ। और जिसका परावर्तक तल क्या होता है? दबा हुआ होता है। दबा हुआ हुआ तो अवतल, उठा हुआ हो तो उत्तल। या फिर दूसरी तरीके से परिभाषा बोल सकते हो भाई साहब कि जिसमें पॉलिश उभरे हुए तल पे लगी होती है। कहाँ लगी होती है इसकी पॉलिश? उभरे हुए तल पे लगी होती है। या फिर जिसकी पॉलिश दबे हुए तल पे लगी होती है। किस पे लगी होती है? दबे हुए तल पे लगी होती है, क्या बोलेंगे? उत्तल। और इसे बोलेंगे, जहां तक परिभाषाओं में कोई दिक्कत आप लेकर पढ़ लेते हैं पूरा। तो जब किसी कांच के समतल प्लेट के एक पक्ष पर पॉलिश कर देते हैं तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है अगली हेडिंग? तो उत्तल अवतल आपने पढ़ लिया और इसके बारे में आप देख लीजिए। इसका परावर्तक तल क्या होता है? उठा हुआ होता है उसे उत्तल कहते हैं, जिसका दबा हुआ होता है उसे अवतल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास आती है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। तो दर्पण से संबंधित मुख्य कुछ परिभाषाएं होती है जिन्हें बहुत बार पूछा जाता है। कुछ को हम बताएंगे आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ज्यादा पूछी जाती है। फिलहाल तो हमें सारी पढ़नी होती है। देखिए अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर एक हेडिंग की, वक्रता केंद्र क्या होती है, ठीक है। तो इसको जब समझेंगे एक पॉइंट को तो आपको डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र, अभी हमने बताया था गोली दर्पण है हमारे पास, भाई साहब इसी गोले का तो केंद्र था ये, है ना। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक क्या बना? भाग बना। अगर इसको काट देंगे दर्पण नहीं बन जाएगा हमारा, अगर पॉलिश लगा देंगे, है ना। दर्पण बना कि नहीं बना? तो उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक क्या है? भाग है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक क्या है? भाग है। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक क्या है? भाग है, उसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की हमारी हेडिंग आती है ध्रुव। किसकी बात करते हैं? ध्रुव क्या होता है भाई साहब? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य में, देखो हमने बताया कि ये हमारा हो गया केंद्र हो गया, वक्रता की दृष्टि हो जाएगा, है ना। ये पूरी दूरी हो जाएगी आर। अभी बताया त्रिज्या हो जाएगी भाई। इसके जो दर्पण था ये परावर्तक तल था, इसका ये मध्य बिंदु जो है इसको ध्रुव बोलते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? हमारा ध्रुव। इससे प्रदर्शित करते हैं इसको टी से। किससे करते हैं? टी से करते हैं। अगली हेडिंग आती है मुख अक्ष। क्या आते हैं? मुख अक्ष। मुख अक्ष क्या होता है? अब देखो हमें इतना तो पता चल गया भाई ये ध्रुव था और ये वक्रता केंद्र। क्या क्या पता चला कि ये ध्रुव था, ये क्या था? वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है? हमारी मुख अक्ष कहलाती है। पूछ पाएंगे इसको किससे प्रदर्शित? अक्ष है, अक्ष मतलब रेखा, इसको किससे प्रदर्शित करते हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक मतलब उसका साइज, डोर ऑफ मिरर, है ना। क्या होता है हमारा?
ठीक। तो दर्पण के परावर्तक तल, अभी अपने को हमने पीछे एक्सप्लेन किया है कि परावर्तक तल आपका क्या होता है ना। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद रहेगा यहाँ तक। ठीक। अगली हेडिंग हमारे पास आती है मुख्य फोकस। ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, आपको मुख्य फोकस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब मुख्य फोकस की अगर आप बात करें तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश। देखिए हमने भी आपको बताया कि हमारे पास दर्पण था, दर्पण हमने लगा दी पॉलिश, और ये हमारी बनी वक्ता केंद्र, और ये बना हमारा ध्रुव, है ना। तो ये हमारे बन गए मुख्य अक्ष, लेकिन ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद टकराएगी। टकराने को हमने अभी बताया, टकरा कर वापस जाती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है, परावर्तन। यानी कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, देखो दो दर्पण बने, एक पढ़ा उत्तल दर्पण और एक पढ़ा अवतल दर्पण। यानी जिस बिंदु से टकरा कर जा रही भाई, एक दर्पण हमारे पास ऐसा बनेगा, ये तो ऐसा बन गया, ये वाला ऐसा बनेगा, अंदर पॉलिश लगेगी, तो इस तरफ से समांतर चलेगी, पर उस पार तो जाएगी नहीं कि टकराकर यहाँ से वापस चली जाती, क्या जाती टकराकर, लेकिन मुख्य फोकस जाती हुई प्रतीत होती, क्या होती है, ये थोड़ा यहाँ से मिस हो गई, ये भी डर जाएगी पूरी, यहाँ से जाती हुई दिखाई नहीं, प्रतीत हुई, जा नहीं रही, जा रही क्या रही, प्रतीत हुई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश का मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन का मुख्य फोकस जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। एक उत्तल की बात कर रहे हैं, सॉरी अवतल की बात करें, एक उत्तल के लिए बात करें, हमें क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्या बोलेंगे, जाती हुई प्रतीत होती। याद रहेगा। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, अगर हम एक हेडिंग और बताते हैं आपको के साथ 1 सेकेंड, तो इस पे आपकी वाली हेडिंग नहीं है। ठीक है, इसमें एक हेडिंग आएगी हमारी मुख्य फोकस दूरी, है ना। मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस, क्या बोलेंगे, ध्रुव और फोकस, क्या लिख देंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे किसकी दूरी है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य फोकस तल। ठीक है, तो मुख्य फोकस तल हमारा क्या होता है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यानी कि आप लोगों ने बताया भाई साहब ये दर्पण था हमारे पास, और यहाँ पे इसका वक्ता केंद्र आ गया, ये इसका ध्रुव आ गया P, ये पॉलिश लगी होगी, यहाँ पे कहीं इसका फोकस हो गया, मान लो इसे बीच में, ध्रुव और फोकस वक्ता केंद्र के बीच में, फोकस कहाँ होता है, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में। ठीक, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ऐसे नहीं जाती, बात बता रहे हैं किससे होकर जा रही है, तो बस सोचना कि ऐसे चली जाएगी किरण। ठीक है, मतलब एक फोकस किरण जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, कैसा, लंबवत तल को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस तल कहते हैं। याद रहेगा यहाँ तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम, जिसके द्वारा हम विभिन्न स्थानों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियां जानेंगे, और ये 100% गारंटी है कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड।